चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। भाई देखो, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हो और ट्रांसफार्मर की बात ना हो, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि बिना ट्रांसफार्मर के तुम सप्लाई कर नहीं सकते हो। यही सब तुम लोगों को आज पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तुम लोग सब लोग ऑलरेडी देखे हो ना भाई, तो तुम लोग सोचे होगे होता क्या है। तो मैं तुम लोग को पहले थोड़ी स्टोरी समझाता हूँ। देखो क्या होता है, हमारे पास एक जनरेटिंग स्टेशन होता है जहाँ पे बिजली जनरेट होती है, फिर वहाँ से उसको तुम्हारे घर तक भेजना है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि तो ये तुम्हारा घर और ये बगल में वो तुम जनरेटिंग स्टेशन लगा लो। जरूरी थोड़ी है हर कोई नदी के बगल में रहे। हर कोई, और फिर उसके बाद स्टेशन लगाओगे, बहुत बड़ा बड़ा देखे हो जनरेटिंग स्टेशन होता है, तो उतना बड़ा घर के बगल में लगाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो भाई दूर में लगता है, अब दूर से यहाँ तक लेके आना है तो बड़ा दिक्कत होगा ना। तो इसलिए पहले हम लोग अभी ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, फिर समझेंगे कि ये जो ट्रांसमिशन है ये कैसे होता है और ट्रांसफार्मर उसमें क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। डिवाइस सब है, इलेक्ट्रिक ही है भाई, बिजली से काम कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक है। तो भाई दो टाइप का ये काम करता है। पहला क्या करता है, ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और एक काम कर सकता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो जब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, मतलब मान लो तुमने दिया 220 वोल्ट और तुम्हारे चार्जर में कितना वोल्ट रहता है, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो ये 220 से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, कम कर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। और क्या हो सकता है, एक केस हो सकता है स्टेप अप का, तो वो कब होगा, जब लो से अपन हाई जाएंगे। तो ये कब बनेगा, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर तुम लोग देखे होगे तो तुम लोगों को उतना पता नहीं चला होगा, बट देखो मैं एक बहुत ही बेसिक सा ट्रांसफार्मर का वो बना रहा हूँ। तो ये है अपना एक कोर, अंदर में होता है ट्रांसफार्मर के। अब इस पर हमने लगा ली अपनी एक वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग यहाँ लगी हुई है। ठीक, और यहाँ से ये तुम्हारे घर पे जा रहा है, लोड जो भी है, लोड तुम्हारा घर है, और यहाँ हमने जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ से ये हमारा एसी सोर्स है मान लो। ठीक, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई, तो ये वर्क करता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था कि भाई एक कॉइल में हमारे करंट चेंज होता था, उसकी वजह से क्या होता था, एक चेंजिंग फ्लक्स आता था, और वो चेंजिंग फ्लक्स जब दूसरी कॉइल में जाता था तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता था। और यही प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें आगे चलें तो देखो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, तो क्या होगा, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल का कोर होगा, या मैग्नेटिक कोर मैं बोल देता हूँ। ठीक, तो इस कॉइल में एसी सोर्स है, ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, ये पहले करंट को बढ़ाएगा, फिर घटाएगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट होगी। तो उसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा जो इस रास्ते से ऐसा जाके ऐसा ये पाथ फॉलो करेगा। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अभी मैंने करंट की डायरेक्शन की बात नहीं की, मैंने एज्यूम किया कि जो फ्लक्स है वो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब हम मानेंगे कि हम सपनों की दुनिया में आइडियल है, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है इसमें लीकेज हो सकता है, बट हम उस लीकेज को करेंगे नेग्लेक्ट। तो हम मानेंगे कि जितना फ्लक्स यहाँ से आया वो पूरा फ्लक्स इस सेकेंडरी में जाएगा। सेकेंडरी में, सेकेंडरी और प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं ये समझ लो पहले। तो भाई प्राइमरी वो है जहाँ हम देते हैं सप्लाई, और सेकेंडरी वो है जहाँ से हम लगाते हैं अपना लोड। समझ में आई बात? ठीक, तो हम मान रहे हैं आइडियल केस कि भाई ये जितना फ्लक्स होगा प्राइमरी में, जितना फ्लक्स बनेगा वो पूरा का पूरा सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि ये कैसा बना, कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट यहाँ पे मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक मटेरियल का कोर बनाते हैं। अब तुम लोग थोड़ा याद होगा तुम लोगों को कि एडी करंट लॉस होता है किसी भी मटेरियल में, कंडक्टर में, और इसी बात है ये कंडक्टर का ही बना होगा, कॉइल कॉपर की बनी होगी। ठीक, अब ये जो कॉपर की कॉइल है, पहली बात तो इनको इंसुलेटेड रखना पड़ेगा एक दूसरे से ताकि शॉर्ट ना हो जाए।
दूसरी चीज ये कि कॉपर की कॉइल जो है वो इस कोर से भी इंसुलेटेड रहेगी। अब अगली चीज ये कि ये कैसा कोर बनाओगे, तुमको इतना मोटा कोर बनाना है तो क्या पूरा इतना मोटा यूज कर लोगे ना, तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हारी कॉपी का पेज देखे हो, एक पतले पतले पेज को मिला के इतनी मोटी कॉपी बनती है, वैसे ही हम क्या करेंगे, पतली पतली शीट्स लेंगे, उनके बीच में लेमिनेशन लगा देंगे और लेमिनेटेड कोर बनाएंगे। रीजन टू रिड्यूस एडी करंट, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो ये चेंजिंग फ्लक्स क्या करता है, इसमें एडी करंट लाता है और एडी करंट लॉस की वजह से ये हीट होते जाता और आखिरी में मेल्ट हो जाता। क्योंकि तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर तुम्हारा जो है वो तो 24 घंटे चलता रहता है, कभी देखा है बंद होता कि यार भैया ठीक है ट्रांसफार्मर 6 घंटे चल लिया 2 घंटा बंद कर देते हैं बेचारा थक गया है, ऐसा नहीं है ना, वो तो पूरे टाइम चलता रहता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ये हम यहाँ पे एक हाई परमिएबिलिटी का मैग्नेटिक कोर यूज करते हैं। परमिएबिलिटी हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स हो वो पूरा का पूरा इस कोर में ही कंस्ट्रेंट रहे, वो इससे बाहर लीक ना हो। तुम कितना भी कर लो कुछ तो लीक होगा, बट हम आइडियल केस एज्यूम करके चल रहे हैं। अब ठीक है, तो अब 2 टाइप का कोर बनाना पॉसिबल है, ठीक है, या 2 टाइप का ये जो ट्रांसफार्मर है पाया जाता है बोला जाए तो पहला अरेंजमेंट जो है वो यही है जो तुम यहाँ देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कोर टाइप, इसको क्या बोलते हैं, कोर टाइप। और दूसरा जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का बनाते हैं शेप, यहाँ नहीं ऐसा बना लो, ठीक ये, और अब यहाँ पे लगाते हैं हम प्राइमरी और इसी के ऊपर बाउंडेड होता है सेकेंडरी, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेल टाइप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेल टाइप। तो वैसे तो हम लोगों को लगेगा कि सर ये वाला यूज़ करते हैं ना, जितना होगा उसी में फ्लक्स रहेगा, बट फिर भी हम यूज़ इसको करते हैं क्योंकि ये चीप पड़ता है और ये ज़्यादा आसानी से बनाना होता है। क्योंकि ये देखो 2 L शेप का हम बना लेंगे, रेल्स ज्वाइंट कर देंगे, 2 L शेप बनेगा ऐसा, इसमें कॉइल डालेंगे, इसमें इधर से कॉइल डालेंगे और जोड़ देंगे बोल्ट लगा के यहाँ 2 जगह से, तो आसानी से बन जाएगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भाई तुमको ये देखो 1 L चाहिए, ये 2 L चाहिए, ये 1 L चाहिए और ये के I चाहिए, मतलब ये तो कई टाइप के उससे बन सकता है, ये 2 C टाइप और 1 I से भी बन सकता है, तो तुम्हारे ऊपर है, बट जनरली ये प्रेफर होता है ये वाला, क्योंकि ये इजी टू मैन्युफैक्चर है और ये आसानी से अपने को काम आ जाता है। तो ज़्यादातर अभी तक यूज़ इसी का हो रहा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का, ठीक। अब इसकी वर्किंग क्या है भाई, इसकी वर्किंग ये है, कैसे काम करता है ये, तो भाई प्राइमरी में क्या होता है, करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स क्या होता है सेकेंडरी से लिंक करता है, फिर सेकेंडरी में क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। तो अब इसकी बात करते हैं, चलो इसकी वर्किंग की, ठीक है। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे कोई लोड अभी नहीं लगाते, चलो मतलब हम मान रहे हैं कि लोड है ही नहीं, लोड इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि लोड लेंगे तो इसके डायनामिक्स और बदल जाएंगे और ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, जो अभी तुम्हारे लेवल में नहीं है, अभी इस क्लास के स्कोप में तो ये बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर कोई लोड नहीं है, ठीक है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइमरी में N1 टर्न्स है और सेकेंडरी में N2 टर्न्स है, ठीक, तो 1 टर्न में कितना फ्लक्स होगा, d∅dt, n टर्न्स में कितना हो जाएगा, n(d∅dt), ठीक है कि नहीं। अब देखो करंट जब इसमें फ्लो होगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, उस फ्लक्स की वजह से इसमें खुद इंड्यूस ईएमएफ आएगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से, वो मान लेते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो है E1, तो ये कितना होगा, ये होगा N1 d∅dt, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में। लेकिन ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये कैसा आएगा, ये अपोजिट आएगा अपने ओरिजिनल जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसके, ठीक। अब ये जो ईएमएफ है ये पास होगा और सेकेंडरी में आएगा। अब इस सेकेंडरी में क्या होगा, इसकी वजह से एक दूसरा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा जो कितना होगा, N2 d∅dt, ठीक है। अब ये भी ऐसा होगा कि भाई फ्लक्स आ रहा है, ये उसको अपोज करने की जनरेट होगा, तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, हाँ या नहीं। अच्छा दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2 मिलेगा क्या, हाँ या नहीं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक तरीके से, कि कैसे हम
अगर प्राइमरी ईएमएफ मालूम है तो सेकेंडरी ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे? इसको जो N1/N2 है इसको हम लोग बोलते हैं टर्न्स रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? टर्न्स रेशियो, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स का रेशियो। ठीक है, अब देखो अगर हमने ईएमएफ ई अप्लाई किया, इसमें यहाँ से ये एसी सोर्स से हम ईएमएफ ई अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसमें इस सर्किट में नेट ईएमएफ कितना होगा? ई माइनस ई1, हाँ या नहीं? ई माइनस ई1 होगा। तो नेट ईएमएफ इन प्राइमरी, नेट ईएमएफ इन प्राइमरी कितना होगा? ई माइनस ई1, हाँ या नहीं? अब ये वोल्टेज, इसके रेजिस्टेंस अगर R1 है इसका, तो ये आई R1 के इक्वल होगा। बट हम कॉइल को ऐसा डिजाइन करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो, तो थिक कॉपर वायर्स का ये कॉइल बना होता है, तो रेजिस्टेंस मिनिमम है, मतलब IR1 इज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल। तो IR1 अगर नेग्लेक्ट करोगे तो क्या लिख सकते हो? E माइनस E1 इज इक्वल टू 0, मतलब E इज इक्वल टू E1। ठीक है, तो इसलिए यहां ये जो E1 था ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी था, बट इसको हम लोग अपना AC सोर्स का सप्लाई वोल्टेज एज्यूम कर सकते हैं और E2 हमारा लोड वोल्टेज होगा। तो इसलिए E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। E1 क्या है अपना? इनपुट EMF, E2 क्या होगा? आउटपुट EMF। तो इनपुट बाई आउटपुट EMF का रेशियो टर्न्स रेशियो के इक्वल होता है। ये ट्रांसफार्मर का सबसे मेन चीज है, और इसका नाम टर्न्स रेशियो के अलावा एक और है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि ये बताता है, सोचो खुद सोचो कि तुमको E2 की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से, तो क्या लिखोगे? E1 इंटू N2/N1 इज इक्वल टू E2, है ना? तो E1 कितना लगाऊं और E2 कितना मिलेगा? मतलब मैंने 200 वोल्ट लगाया और आउटपुट पे कितना मिला, ट्रांसफॉर्म कितना हुआ, बढ़ा कि घटा, ये अपने को पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब यहीं से मैं तुम लोगों को स्टेप अप और स्टेप डाउन भी समझा देता हूँ। खुद सोचो, इफ N2 वॉज ग्रेटर देन N1 तो E2 इज, ये वैल्यू 1 से ज्यादा, तो ये वैल्यू E1 से ज्यादा, तो स्टेप अप, तो स्टेप अप में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स, N2 इज ग्रेटर देन N1, हाँ या नहीं? अच्छा, अब एक बात बताओ, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, इसका मतलब E1 इज स्मॉलर देन, मतलब जो ये E2 इज स्मॉलर देन E1, ये जो वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी। तो इसका मतलब क्या है? N1 स्टेप डाउन के लिए क्या होगा? N1 इज ग्रेटर देन N2। क्या ये बात समझ में आई? मतलब जिधर में टर्न्स ज्यादा होंगे वो अपना हाई वोल्टेज रहेगा, जिधर टर्न्स कम होंगे उधर लो वोल्टेज रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें लेते हैं 3 एजम्पशन। हम लोग पूरी चीजें नहीं पढ़ सकते। सबसे पहला चीज हम लोग क्या मानते हैं कि प्राइमरी जो हमारा है उसका रेजिस्टेंस और करंट वेरी स्मॉल होता है, तभी तो ये नेग्लेक्ट कर पा रहे हो, वो नहीं होता तो कैसे कर पाते। दूसरी चीज क्या एज्यूम करते हैं? पहली चीज तो ये, दूसरी चीज क्या एज्यूम कर रहे हैं भाई कि यहां से जितना फ्लक्स आया वो पूरा इसमें चला गया, यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं हुआ, नो लीकेज फ्लक्स। ठीक, बाकी एक्चुअल में होता है बट हम एज्यूम करेंगे कि नो लीकेज। ठीक, उसके अलावा हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो ये है कि सेकेंडरी जो है वो ओपन रहेगा, सेकेंडरी ओपन रहेगा। सेकेंडरी को ओपन क्यों रखेंगे? ये ओपन रहेगा ना तो इससे काफी कम करंट आएगा, तो ये जो यहाँ ड्रॉप होने वाला है उसको हमको कंसीडर करना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ E1/E2 इक्वल टू N1/N2 को अप्लाई कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज ये कि भाई देखो, तुमने बोला ध्यान से सुनना। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा सफाई करके फिर से शुरू करेंगे। हाँ, तो अब आगे देखो, हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं? कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। तो एक बात बताओ, इनपुट पावर कितना होगा? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज E1 है, करंट I1 एज्यूम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? ठीक, आउटपुट पावर कितना होगा? E2 इंटू I2, हाँ या नहीं? मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सोचना, मेरा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सो क्या होगा? E2 इज ग्रेटर देन E1, पावर मैं PI दे रहा हूं
और यहाँ अगर I1 I2 दोनों सेम होता तो ये P0 तो Pi से ज़्यादा हो जाता। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ गई? तेल लेने गई? नहीं जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या, यहाँ कुछ ऐसा होना पड़ेगा और वो क्या होगा, ये I2 कम हो जाएगा, I2 कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि P आउटपुट इनपुट दोनों का पावर इक्वल होगा। तो इनपुट कितना है E1 I1 और ये कितना E2 I2। तो यहाँ से क्या मिला, E1 by E2 इज इक्वल टू I2 by I1। ध्यान से देखो I1 इधर जा रहा है, ठीक। और E1 E2 किसके इक्वल था, N1 by N2 के। तो ये एक्सप्रेशन यूज होगा। तो मतलब अगर वोल्टेज n टाइम्स बढ़ा तो करंट n टाइम्स घटेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बात समझ गए तुम लोग। अब इसमें अगर इनपुट और आउटपुट पावर की बात हो गई तो मैं मान रहा हूं कि आउट लॉस नहीं है, बट फिर भी अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, किसकी बात करूं, इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी क्या होगा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। बट हमेशा आउटपुट पावर कम होता है इनपुट पावर से, क्योंकि कुछ लॉस होते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभार इसको अपन लिखते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, या इसको लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? मतलब आउटपुट पावर लॉसेस हटाने के बाद ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। लेकिन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर असली लाइफ में देखोगे तो 90 से 99% की लगभग इफिशियंसी वाले ट्रांसफार्मर मिलते हैं। सो वेरी इफिशियंट। रीज़न, कोई पार्ट ऐसा है जो इस ट्रांसफार्मर में मूव कर रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा। सो लॉसेस बहुत कम होते हैं, इस वजह से हमको बहुत ही हाई इफिशियंसी के 90 से 99% के आसपास के इफिशियंसी वाले ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं। हाँ, फिर भी 100 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लॉस होगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। ये नेचर है, नेचर को बदलना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि भाई लॉसेस की बात हो रही है बार बार, तो वो लॉसेस कौन कौन से होते हैं। तो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सो सबसे पहला और फॉरमोस्ट लॉस जो होगा वो होगा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इट इज नथिंग बट I²R लॉस। मतलब करंट फ्लो होगा, वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होगा वो होगा कॉपर लॉस। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम हो पाए रेजिस्टेंस उतना रखें, बट फिर भी कुछ तो बच जाता है, तो कॉपर लॉस कुछ तो होता है। इसीलिए देखना कभी ट्रांसफार्मर के अगर पास गए हो तो तुमको गर्म फील हुआ है क्या? क्यों होता है? क्योंकि कॉपर लॉस होते रहता है वहां पे, ठीक। दूसरा जो लॉस है वो है एडी करंट लॉस। दूसरा लॉस है इसमें एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस कैसे होता है? तो भाई ये तुम लोग जानते हो कि अगर मेटलिक कोई भी मेटल है उसके क्रॉस अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट घूमने लगेंगी, एडीज जनरेट होंगी, उनकी वजह से हीटिंग होगा। तो यहाँ पे हम इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेटेड यूज करते हैं। बट स्टिल एक बात बताओ यार, कोर तो लैमिनेटेड यूज कर लिया, यहाँ जो नट से इसको फिक्स करने वाले उसको थोड़ी ना लैमिनेटेड यूज करोगे, नट तो नट ही आएगा, उसमें होगा। उसके अलावा कितना भी लेमिनेशन कर लो, इलेक्ट्रॉन का साइज और जो लेमिनेशन होगा तुम्हारा उसके में बहुत डिफरेंस है, तो कुछ तो फ्लो होगा, ठीक है। तो दूसरा रीजन इसमें क्या मिला, एडी करंट लॉस। तीसरा होता है अपना हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस क्या होता था भाई? हिस्टेरिसिस होता था कि जो अपना अपन जब मैग्नेटाइज कराते थे और फिर जब डीमैग्नेटाइज कराते थे तो कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता था, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, है ना। तो वो जो BH कर्व में लैग होता था ना, वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये भी तो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें भी तो कुछ मैग्नेटाइजेशन बच जाएगा। और सोचो ना, AC के एक साइकिल में इसको 2 बार करना है, इसको ऐसा अगर है तो देखो ना, यहाँ बिहेवियर बदलना होगा, इसको पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर नेगेटिव जाएगा फिर घटे। तो ये 2 बार जब ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा तो यहाँ पे लॉस तो होना ही है, ठीक है। तो ये इस वजह से इसमें ये होता है। और उसके अलावा इसको रिड्यूस कैसे करें, तो उसके लिए ये BH कर्व अगर अपना कुछ ऐसा मिलता था, याद है, ये होता था ये ऐसा,
तो ये जितना पतला उतना अच्छा, उतना कम मैग्नेटिज्म, है ना, उतना कम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए अ मटेरियल विच हैज वेरी स्मॉल विथ ऑफ दिस हिस्टैरिसीस लूप। यहाँ ये जो विथ है ये सबसे मिनिमम हो वैसा मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। चौथा रीजन इसका है फ्लक्स का लीकेज। फ्लक्स लीकेज, भाई लीक तो होगा ना, यहाँ पे हवा है, एयर है, कुछ तो लीक होगा, तो ये फ्लक्स लीकेज है। अब इसको कम करने के लिए तुम शेल टाइप यूज कर सकते हो, बट उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है, ठीक है। बाकी को मतलब फिर भी लीकेज एक हद तक कम किया जा सकता है, इसके डिस्टेंस को कम करके पास रख के जितना जो हो पॉसिबल वो किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है फिफ्थ और लास्ट लॉस है ये इसका, वो है हमिंग लॉस। कभी तुम लोगों ने ट्रांसफार्मर के आसपास कुछ आवाज़ सुनी है इस टाइप का? ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ट्रांसफार्मर काम करता है ना, तो इसका जो कोर है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसकी लेंथ बढ़ती और घटती है, बहुत हल्का सा, बहुत माइन्यूट होता है, लेकिन तुम्हारे पास उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। बट जब इसमें डिज़ाइन में जाओगे अगर इसके, तो तुमको पता चलेगा कि होता है, और वो जो चेंज है उसकी वजह से ये वाइब्रेशन वाली फीलिंग आती है, और यही तो वाइब्रेशन है, यही तो हमिंग लॉस है, करके आवाज़ आता है जो, ठीक है। तो ये था, समझ में आई बात? तो क्यों क्यों लॉसेस हो रहे हैं समझ गया। अब देखो ट्रांसफार्मर में इतने सारे लॉस हो रहे हैं, और ऑब्वियसली ये सारे लॉस कहीं ना कहीं हीट को तो देंगे। तो नॉर्मली छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना वो सेल्फ कूल्ड होते हैं, अपने आप ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली तुम्हारे चार्जर में होता है या स्टेबलाइजर में होता है, ये सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, बहुत कम पावर पे काम करते हैं, तो इसलिए ये कूल सेल्फ कूलिंग है, हवा से हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। बट अगर तुमने कभी सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर देखा, वो बड़ा सा ट्रांसफार्मर, वो अपने आप कूल नहीं हो पाएगा, उसमें जो हीट जनरेट हो रही है वो हवा के बस का नहीं है उसको हटाना। तो इसलिए तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर एक टैंक लगा होता है, उसको ऑयल टैंक होता है, वो ट्रांसफार्मर ऑयल उसमें रहता है, और वो ट्रांसफार्मर ऑयल इस पूरे वाइंडिंग में फ्लो करते रहता है, और वो कूलेंट का भी काम करता है, इंसुलेशन का भी काम करता है, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो, और इसके कुछ यूजेस की बात करें तो यूजेस में मैंने तुम लोग को एक तो बता दिया, क्या रेडियो में भी होता है, तुम्हारा चार्जर में होता है, स्टेबलाइजर में होता है, टीवी में होता है, फ्रिज में होता है, फ्रिज में भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोगों ने कभी वेल्डिंग होते देखा है? तो वेल्डिंग में तुमको क्या लगता है 220 वोल्ट से वेल्डिंग हो जाएगी क्या? नहीं होती। कभी वेल्डिंग देखा कितना आवाज करती है वो मशीन? क्यों करती? क्योंकि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वहां वोल्टेज बढ़ाया जाता है, ठीक। सॉरी, वोल्टेज बढ़ाया नहीं जाता, वेल्डिंग में वोल्टेज घटाया जाता है, वोल्टेज घटाया जाता है, वहां भी स्टेप डाउन यूज करते हैं। क्योंकि देखो हमको क्या कराना है, वो जो वेल्डिंग रॉड है उसको हीट करना है, और हीटिंग करने के लिए सबसे बढ़िया काम कौन करता है? करंट। जितना आई बढ़ेगा उतना आर में ड्रॉप बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो वेल्डिंग के लिए भी स्टेप डाउन का ही यूज़ होता है। इसके अलावा मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, जब तुम लोग प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स पढ़े थे इसमें मेटलर्जी में, तो उसमें भी फर्नेस में इसका यूज़ किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज तुम लोगों ने अभी तक जनरली नहीं देखा है। जो लोग सब स्टेशन पावर कहीं पावर प्लांट इस जगहों पे घूमने गए वो देखे होंगे, बट अगर तुमने एक्सपेरिमेंट्स, तुमको याद होगा एक्सरेस का, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो हाई वोल्टेज बैटरी कैसे लगाई गई थी कैथोड रे ट्यूब में, तो वहाँ तो सीआरटी में बैटरी थी, लेकिन एक्सरे प्रोड्यूस कराने के लिए अपने को स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करना होता है, ताकि हम क्या करा पाएँ, वोल्टेज को बढ़ा पाएँ, ठीक। और उसके अलावा ट्रांसमिशन में यूज़ होता है। तो अब इसके बाद हम लोग पूरी ट्रांसमिशन की कहानी समझेंगे कि कैसे जनरेटिंग स्टेशन से तुम्हारे घर तक बिजली की सप्लाई जारी है। चलो, तो अब ट्रांसफार्मर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमिंग लॉस की बात जो हमने की, जो कोर का लेंथ बढ़ रहा था और घट रहा था, उसका जो फिनोमिना है ना, उसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये वो फिनोमिना है जिसकी वजह से कोर का लेंथ बढ़ता और घटता है। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन की। सोचो कितनी दूर से आ रही है एनर्जी, वो बड़े बड़े तार लगे हुए हैं, ठीक है ना,
अब वो बड़े बड़े जो तार लगे हुए हैं उसमें इतने बड़े बड़े जो तार होते हैं इसमें हम लोग करेंगे क्या? भाई देखो, अगर तुम सोचो तो जितना लेंथ बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी अगर मान लो तो सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा और उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा कि ये जो I स्क्वायर R जो होगा ये बढ़ता जाएगा। ये जो पावर लॉस है या कॉपर लॉस है जो ये बढ़ता जाएगा, हाँ या नहीं? अब ये कॉपर लॉस बढ़ता जाएगा तो ये तो नुकसान है ना हमारे लिए। तो अगर मान लो मैंने जनरेट किया और मैं उसको भेजा, अब मेरे को भेजना 100 किलोमीटर था, वो 40 किलोमीटर पहले ही वो पावर लॉस होकर उतनी पावर खत्म हो गई, तो वेस्ट हो गया ना ये। अब मैंने क्या किया, मैंने करंट को और बढ़ाया, करंट को और बढ़ाया तो ये लॉस भी और बढ़ गया, फिर 40 के 40 पे ही नहीं पड़ गया सब कुछ, तो ये तो बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा तो यूज़ कर नहीं सकते, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, अपने को कोई और दूसरा करना पड़ेगा। उसके अलावा इस लॉस के अलावा भाई V इज इक्वल टू IR, जो ये जो अपना होता है वोल्टेज ड्रॉप, कॉपर लॉस होगा वो वोल्टेज ड्रॉप कराता जाएगा। तो जो जैसे जैसे दूर जाओगे वोल्टेज कम होता जाएगा। सोचो मैंने यहाँ से जनरेट किया और तुम्हारे घर पहुँचते पहुँचते तुम मांगे थे मेरे से 200 वोल्ट, मैंने यहाँ से भेजा, तुम्हारे घर पहुँचते पहुँचते 120 वोल्ट पहुँचा, तो ये भी नुकसान है। तो क्या तुम लोग ऐसी चीज़ एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब सोचो, तुम लोग सोचोगे सर रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, यही सोचोगे ना, और कोई तो रास्ता नहीं है। रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? R क्या होता है? रो L/A। अब बेटा लो रेजिस्टिविटी वाला यूज़ करना है तो अब गोल्ड का तो नहीं बनाओगे ना, कॉपर का तो नहीं बनाओगे, मजबूत नहीं होता। सोना चांदी बनाने के लिए छोड़ो, रहने दो, बहुत महंगा हो जाएगा। एरिया बढ़ाना एकमात्र रास्ता है, लेंथ तो घटा नहीं सकते, लेंथ तो रिक्वायर्ड लेंथ है। एरिया बढ़ाना है मतलब मोटा केबल यूज़ करते जाओगे। कितना मोटा? इतना मोटा, इतना मोटा। बेटा उसके लिए टावर कितना बड़ा लगेगा? अभी देखो इतने पतले पतले होते हैं, इससे भी पतले होते हैं, उसके लिए वो रावण जैसे टावर्स होते हैं। तो सोचो इतना बड़ा होता तो कितना बड़ा टावर लगता, तो फिर खर्चा हो गया, है ना? तो ये सारा सही कार्यक्रम नहीं रहा। लेकिन हमने अभी ट्रांसफार्मर में क्या देखा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट होता है, और E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2 होता है। तो मैं दोनों साइड पावर सेम है, मैं ये वाला क्या कर सकता हूँ, E2 बढ़ा सकता हूँ, I2 घट जाएगा, पावर सेम रहेगा, है ना? तो मैं अगर मुझे तुम्हारे घर पे 200 वोल्ट भेजना था तो मैं यहाँ से एक ट्रांसफार्मर लगा देता और 200 की जगह मैं तुमको 350 वोल्ट मान लो भेजा, ड्रॉप हो के तुम्हारे घर 200 पहुँचा, तुम भी खुश मैं भी खुश। समझ में आई बात की नहीं? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिट करने में। अब असलियत में ये काम कैसे होता है तो हम तुम लोगों को एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो ये मान लो जनरेटिंग स्टेशन है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे 1000 किलोवाट से 6.6 किलोवाट के आसपास मैंने एनर्जी जनरेट की, ठीक। अब इसको मैंने एक लगा दिया ट्रांसफार्मर, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। तुम लोग पूरा ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर लो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है, या ऐसा डब्बा बना के लिख लो ट्रांसफार्मर, ठीक। ट्रांसफार्मर लगा के मैंने ये जो 6.6 केवी था ना, अभी हमारे इंडिया में मैक्सिमम 745 केवी तक का चल रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको 745 किलोवाट पे कन्वर्ट कर दिया, ऐसा एज्यूम करते हैं, चलो ठीक है। फिर मेरे को जितनी दूर भेजना था यहाँ कम होने लगा, फिर एक ट्रांसफार्मर लगा के फिर बढ़ा दो, फिर और दूर जाना है और कम हो रहा है, फिर बढ़ा दो, फिर मान लो आप पहुँच गए, अब बिलासपुर के आउटर में पहुँचे, तिफरा पहुँच गए मान लो, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा भाई, वहाँ तक हम लेके आए थे जो भी, उसको हमको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो उसको हम मान लो स्टेप डाउन करते हैं, ये स्टेप अप लगा, अब हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे और हम मान लो कन्वर्ट कर लिए 33 केवी पे, 33, ठीक। अब आगे और क्या होगा, अब तिफरा से तुमको यहाँ चाहिए, इस लोकेशन पे चाहिए, तो क्या होगा, ये नेहरू नगर सब स्टेशन में आ गया, तो यहाँ फिर एक और ट्रांसफार्मर लगा है, ये क्या किया 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट किया। अब ये 11 केवी बड़े बड़े कंपनियों के पास जा रहा है, जो बड़े वो हैं, जैसे सिटी मॉल हो गया, मैग्नेटो मॉल हो गया, ये सब 11 केवी लेते हैं, इनके पास खुद का एक सब स्टेशन होता है, देखे होगे तुम लोग, उसमें ये लोग क्या करते हैं,
11 केवी को फिर कन्वर्ट करते हैं 220 वोल्ट में और फिर यूज करते हैं, ठीक। और नहीं तो फिर सरकार क्या करती है भाई, यहां से तार लेती है और तुम्हारे घर के बाहर देखो, यहां जाओ रोड पे दिख जाएगा तुमको ट्रांसफार्मर, उससे कम करती है और तुम्हारे घर में भेज देती है 220 वोल्ट पे। समझ में आई बात। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ इस टाइप का सिस्टम है। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर मान लो मैंने लिया 1000 किलो वोल्ट और 6.6 वोल्ट, ये पावर का मैं एग्जैक्ट नहीं एक एजम्पशन ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से इसको 745 किलो वोल्ट पे कन्वर्ट किया, फिर 33 किलो वोल्ट पे कन्वर्ट किया, फिर वहाँ से ये 11 केवी हुआ, फिर 220 और 220 पे यूज़ हो रहा है। समझ में आई बात क्या। तो इस तरीके से एक्चुअल में लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन काम कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ स्टेप अप लगा, फिर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन। इसके अलावा बीच में कहीं पावर अगर कम हो रही है ना तो एक और स्टेप अप लगा दो। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। समझ में आई बात। अब एक चमत्कारी चीज बताता हूँ। ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक। इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 थे और इसका N2। N1 इज ग्रेटर देन N2 मान रहा हूँ। तो इसको इधर से मैंने सप्लाई दी और इधर से लोड लिया। तो ये अभी कैसा काम ऐसा नहीं लेते, इसको ऐसा ही लो ताकि तुम लोग को समझने में ईजी हो। N2 ग्रेटर देन N1 है, तो मैं इधर प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी है, इधर से मैं सप्लाई दूंगा, इधर से मैं लोड लूंगा। स्टेप अप का काम कर रहा है। ट्रांसफार्मर को उठा के पलट दो। अब क्या होगा, मैं इधर से अपना एनर्जी दूंगा तो ये मेरा प्राइमरी का काम करेगा और ये सेकेंडरी काम करेगा। अब इधर से इधर जब देखोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो रहे हैं, मतलब अब ये स्टेप डाउन का काम कर रहा है। मतलब एक ही ट्रांसफार्मर से तुम दोनों काम करा सकते हो, स्टेप अप भी और स्टेप डाउन भी। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ड्रॉ कर लो इसको और समझ लो, क्योंकि यही है अपना लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से तुम अभी एसी में आराम से बैठे हुए हो और इतनी सारी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हो। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक और इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक मशीन है। जो ये ट्रांसफार्मर को भैया कौन एनर्जी दे रहा है, कोई तो देगा, जनरेटर देगा। तो इसके बाद जनरेटर पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे एसी जनरेटर, इसका दूसरा नाम है डायनामो। बट पता है सच्चाई में ये कोई एनर्जी जनरेट नहीं करता, ये तो कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी नाम है तो है। तो अगला नाम इसका एक क्या है, डायनामो, या इसको एक और नाम से बुलाया जाता है प्यार से, अल्टरनेटर, ठीक है। तो ये इसके 3 नाम हैं। तो ये करता क्या है भाई, तो हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को घुमाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, हाँ या नहीं। तो ये कर क्या रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी है जो घुमा रहा है, उससे ये हमको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप और भेज देता है तुम्हारे घरों में, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करता है भाई, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, अरे भाई पिछला चैप्टर क्या था, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो whenever a coil rotates in uniform magnetic field produced by these two poles, it induces EMF, ठीक है। और वो EMF कैसा होता है, अल्टरनेटिंग EMF। तो इस पे ज़्यादा इसके प्रिंसिपल पे बात करना तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी तुम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हो, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, तो देखो ये 2 मैग्नेट होते हैं, क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हो। तो ये 2 मैग्नेट है, ये कॉइल है, ये इसमें रोटेट करेगा, ये इस एक्सिस के अक्रॉस हम लोग इसको ऐसा रोटेट करवा रहे हैं, कैसा, क्लॉकवाइज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हम ऐसा घुमा रहे हैं कॉइल को, हाँ या नहीं। ये PQRS अपना कॉइल है। अब यहाँ पे देखो मैं नेमिंग करता हूँ, तो ये अपना कॉइल है, ठीक। इसी कॉइल को नाम दिया जाता है आर्मेचर, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, आर्मेचर। और ये जो मैग्नेट है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम देंगे हम लोग फील्ड मैग्नेट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हमने लोड लगा दिया अपना R रेजिस्टेंस का, और ये हमारे 2 ब्रश लग गए,
और ये हमारे दो स्लिप रिंग लग गए, S1 S2, और ये अपना ब्रश B1 और ये ब्रश B2। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है भाई, तो आगे शुरू करते हैं एक एक के काम से। सबसे पहले देखो फील्ड मैग्नेट का काम क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फील्ड मैग्नेट क्या काम करता है। फील्ड मैग्नेट तो कर क्या रहा होगा, ये एक यहाँ तो हमने कौन सा मैग्नेट लिया है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा रहा होगा जिसमें अपना ये कॉइल घूमने वाला है। बट अगर बहुत बड़े मोटर की बात करोगे तो वहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट से काम तो नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाए। ठीक, नेक्स्ट है अपना आर्मेचर। तो दूसरा क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है भाई, तो आर्मेचर एक कॉइल है, और एक ही कॉइल नहीं होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल है ये, कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर पे माउंट करवाते हैं। और फिर कोर को कैसा बनाते होंगे, ऑब्वियसली बात है लेमिनेटेड बनाएंगे, क्योंकि फ्लक्स चेंज होने वाला है, तो एडी करंट लॉस से अपने को बचना है, जितना हो सके उतना बचेंगे। ठीक है, और फिर उस आर्मेचर को हम इसमें फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट करवाते हैं। तो व्हाट इज आर्मेचर, आर्मेचर इज अ कॉइल विथ एन नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा मान सकते हो, माउंटेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर, और क्या, विच इज रोटेटिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तीसरी चीज यहाँ पे आती है जो कि है स्लिप रिंग। तो ये स्लिप रिंग क्या होता है, तो ये भाई ये स्लिप रिंग को ना हम लोग एक्सेल पे बढ़िया से एकदम चिपका देते हैं। ठीक है, और ये दोनों स्लिप रिंग एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं और एक्सेल से भी इंसुलेटेड होती हैं। और ये जो एक्सेल है इसको शैफ्ट भी बोलते हैं, शैफ्ट या एक्सेल जिस जो भी बोलो, इससे इंसुलेटेड रहती हैं, और एक्सेल के साथ ये स्लिप रिंग्स भी घूमती हैं। ठीक, नेक्स्ट अपना आता है ब्रश। दो ब्रश है यहाँ पे, तो ये ब्रशेस लिख देते हैं। तो ये दोनों ब्रशेस क्या करते हैं, ये भाई यहाँ पे काम करते हैं करंट को फ्लो कराने का। तो जनरली ये जो ब्रशेस हैं ये बने होते हैं ग्रेफाइट के या फिर कार्बन के, और ये स्लिप रिंग से बस टच हुए होते हैं। ऐसा मतलब ये एक ऐसा कांटेक्ट होता है जो थोड़ा सा रोटेट कर पाए आराम से। ठीक है, तो ये स्लिप रिंग रोटेट करता है और ये घूमता रहेगा, और इसके साथ ये ब्रश ऐसे इस पे ऐसे, जैसे ये घूम रहा है तो इस पे ऐसे टच होके रहेगा, ताकि पूरे टाइम कांटेक्ट बना रहे। और ऑब्वियस सी बात है, खुद ही सोच लो, अगर ये नहीं करते, ब्रश नहीं लगाते, ये घूमता नहीं, तो ये जो तार है वो ऐसे मुड़ता जाता मुड़ता जाता मुड़ता जाता और फाइनली टूट जाता, तो हमारा तो काम खराब हुआ ना। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, ये स्लिप रिंग जो है ना, ये ब्रास के बने होते हैं। ठीक है, और दोनों कोएक्सियल रिंग्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? तो करंट को फीड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ब्रशेस का यूज़ करते हैं। इधर से ये जनरेट हुआ ईएमएफ और फिर ब्रशेस से ये ईएमएफ इस पे जाएगा। अब सोचो हर हाफ साइकिल के बाद क्या हो रहा होगा, ये जो रोटेशन है, तो ये कॉइल ऐसे चेंज हो गई, कॉइल चेंज हो गई, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या तुम लोग चाहते हो कि हम फिर से वही वाली बात करें जो हमने ईएमएफ इंड्यूस करते टाइम की थी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंड्यूस किए थे ना ईएमआई चैप्टर में, तो फ्लक्स चेंज करा के वो सेम चीज वही होगा कि भाई ये जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो सोचो पहले आरएस नीचे जा रहा है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे, करंट इंड्यूस की डायरेक्शन निकालेंगे, दोनों में सेम आएगी। फिर अगला जैसे ये घूम जाएगा आधा, फिर देखेंगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना, सेम वही चीज़ यहाँ तुमको भी लिखना पड़ेगा वर्किंग में। इसकी वर्किंग पूरी की पूरी तुमको वहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी, सेम टू सेम जैसे हम लोग जनरेट किए थे, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ ब्रशेस का काम क्या है, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना इनलेट का, इसी की वजह से हमारा तार मुड़ने से बच रहा है। ठीक, और इसीलिए इसका नाम एसी जनरेटर या फिर अल्टरनेटर भी होता है। ये सब हम लोग देख लिए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर ई इंड्यूस्ड। ठीक,
तो भाई देखो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स थे, n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल ए है, मैग्नेटिक फील्ड हमने B जनरेट किया और थीटा जो है वो एंगल है, किसका किसका एंगल है भाई, जो कॉइल का नॉर्मल वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये हमारा घूम रहा है, क्या ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ से फ्लक्स कितना आता है भाई, फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा कॉस थीटा, है या नहीं, एन बी ए ओमेगा कॉस थीटा। अब थीटा अगर ओमेगा से घूमा और टी टाइम में तो थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा क्या, तो फाई कितना हो जाएगा एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हाँ या नहीं, ठीक है ना। अब फ्लक्स मिल गया तो फैराडेस लॉ से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं क्या, और फैराडे और लेंथ दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लिखेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एन बी ए ओमेगा स्क्वायर साइन कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी, बताओ ठीक है, एन बी ए ओमेगा स्क्वायर, एक सेकेंड एन बी ओमेगा क्यों लिख दिया मैं यहाँ पे, यहाँ थोड़ी ना आएगा ओमेगा, ये तो देखो बी ए कॉस थीटा इसका फील्ड, भाई फ्लक्स क्या होता है बी इंटू ए, बी और एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एन टर्म्स थे तो एन, ठीक, तो ये ओमेगा नहीं रहेगा, यहाँ से ओमेगा आएगा, ठीक है। तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आया, तो ई को क्या लिख सकते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट कितना है एन बी ए ओमेगा, बताओ समझ में आया क्या, इसमें कोई दिक्कत है। तो अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस, जो भी सर्किट है उसका रेजिस्टेंस अगर आर होता तो आई कितना हो जाता ई बाई आर, मतलब ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, तो ये कितना हो जाता आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। अब तुम लोग सोचोगे सर यहाँ पे पावर कैसे दे रहे होंगे, इसको घुमा कैसे रहे होंगे, तो इसको घुमाने के भी अलग अलग कहानी है, तो पहले इतना नोट करो फिर उसके बारे में समझेंगे। हाँ तो भाई एसी जनरेटर को पावर देने के लिए, उसके कॉइल को रोटेट कराने के लिए हम लोग कई टाइप का तुमने सुना होगा नाम, जैसे तुमने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, विंड पावर, सोलर पावर, ये सब होता क्या है, कैसे काम करता है, कुछ नहीं भाई, जो भी नाम है उससे हम लोग घुमा फिरा के करते क्या है, एनर्जी ही कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक। हम लोग यहाँ बेसिकली बात करेंगे जिसमें रोटेशन का यूज होता है, विंड की बात नहीं करेंगे, विंड में पंखा घूमता है, पंखा क्या कर रहा होगा, कॉइल को घुमा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा है। हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो मतलब वाटर है ना, तो नदी पे डैम बना दो, पानी को रोक लो ऊपर, फिर नीचे फ्लो करा दो, नीचे फ्लो कराओ और टरबाइन पे मारो, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमा तो कॉइल घूमी, कॉइल घूमा तो जनरेटर काम क्या, काम खत्म। तो ये पूरा हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम, ऐसा होता है। तुम लोगों को इस पे पूरा पीएचडी थोड़ी ना करना, अभी इतना जान लो जो मेन फंक्शन है, कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए। तो समझ में आया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करता है। दूसरा है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट जनरली बहुत सारे होते हैं और जनरली इनमें मेन प्रिंसिपल वो ये है कि कोयला या कोई ऑयल या कोई भी चीज़ लेते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, उससे क्या करते हैं, फिर पानी को बॉईल करते हैं बॉयलर में, फिर उस बॉयलर से स्टीम जनरेट करते हैं, हाई प्रेशर पे उसको टरबाइन पे मारते हैं, टरबाइन घूमता है, फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट। समझ में आया थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है। क्या करेंगे, कोयला या कोई फॉसिल फ्यूल कुछ भी ले लो, जलाओ, उससे हीट प्रोड्यूस करो, उस हीट से क्या करो, पानी को उबालो, मतलब वेपर बनाओ, हाई प्रेशर स्टीम बनाओ, उससे फिर टरबाइन पे मार दो, टरबाइन को घुमाएगा, जो स्टीम में जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहेगी वो जाके टरबाइन को मिलेगी, टरबाइन उसको घुमा के रोटेशनल एनर्जी कन्वर्ट करेगा, उस रोटेशनल एनर्जी को फिर जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसमें क्या था, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी थी पहले वो हाइट पे था, तो हाइट से जब नीचे हम छोड़े, हाइट पे स्टोर करते हैं, नीचे छोड़ते हैं, नीचे छोड़े तो काइनेटिक एनर्जी आया, वो काइनेटिक एनर्जी फिर रोटेशनल एनर्जी में गया टरबाइन के, वो रोटेशनल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। क्या ये बात समझ में आई। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियर जो भी अपने होते हैं, क्या होते हैं, फ्यूल, जैसे यूरेनियम 235 एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसका फ्यूज़न या फ्यूज़न कराओ, उससे एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को फिर क्या करो, बॉईल कराओ वाटर, और काम आगे का फिर थर्मल वाला ही है।
ठीक है, यहाँ फॉसिल फ्यूल की जगह पे यहाँ पे न्यूक्लियर चीज़ को यूज़ करते हैं जिससे एनर्जी हमको मिलती है। क्या ये बात समझ में आई? तो अब मेरे को ये बताओ, हम लोग एसी 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 क्यों कर रहे हैं? डीसी में क्या बुराई थी भाई? कुछ तो होगा। तो पहला भी हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, कि भाई डीसी की जगह पे एसी में क्या फ़ायदा था। तो भाई देखो, जनरेशन करना बड़ा सस्ता पड़ता है एसी का, पहला चीज़ सस्ते में जनरेट हो जाता है। दूसरा ये कि इसको अपन बढ़ा घटा सकते हैं, ट्रांसफार्मर लगा के दूर तक भेजना पॉसिबल हो गया इसकी वजह से। इसके अलावा एसी में मैंने तुमको एक चीज़ नहीं बताई है, वो है चोक कॉइल। चोक कॉइल इज लाइक रजिस्टर, मतलब जैसे डीसी में रजिस्टर लगाते हैं करंट को कम ज़्यादा करते हैं, वैसे ही एसी को कम ज़्यादा करने के लिए चोक कॉइल यूज़ करते हैं। चोक कॉइल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर। ये क्या करता है, ये करंट को कम करा देता है, बट यहाँ एनर्जी लॉस ही नहीं होता क्योंकि इंडक्टर तो एनर्जी डिसिपेट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए चोक कॉइल का यूज़ करके हम लोग एसी में करंट को कम कर सकते हैं और बिना किसी एनर्जी का वेस्ट किए। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम लोग रेक्टिफायर एक होता है जो हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में लास्ट में, उसका यूज़ करके ना एसी को पट से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। लेकिन डीसी से एसी कन्वर्ट करने के लिए आपको इन्वर्टर चाहिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करना भी बड़ा आसानी से पॉसिबल। उसके अलावा भी एसी मशीन्स का दो तुम लोग एग्जाम्पल देखे, एक ट्रांसफार्मर देखे, एक एसी जनरेटर देखे। बड़ा ही बेसिक डिज़ाइन है और ज़्यादा मेंटेनेंस भी रिक्वायर नहीं होता इसमें। ठीक, लेकिन कुछ भाई देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो क्या क्या है भाई? तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एसी का पीक ज़्यादा होता है ना, और पीक ज़्यादा है मतलब ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा ये कई सारे फिनोमिना होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है और एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, ये सब में अपने को डीसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ इसका यूज़ हो नहीं पाता, तो वहाँ पे फिर रेक्टिफायर लगा के कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। उसके अलावा अगर तुम सोचते हो कि सर ये इतना मोटा सा केबल है, पूरी करंट बढ़िया एकदम इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके जा रही है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पूरी करंट जो है ना इसके सरफेस से जाती है, इसके सरफेस से जाती है, अंदर कोई करंट नहीं जाती। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पतले पतले कंडक्टर लेते हैं, उनको ऐसे ट्विस्ट कर, देखो उसको स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब यूज़ करते हैं। कई सारे कंडक्टर लो पतले पतले, क्योंकि ये अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, तो ये वेस्ट हो रहा है ना एरिया, तो इसे पतला पतला यूज़ कर लो। और ये जो सरफेस से करंट फ्लो करती है इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। इसके अलावा कहीं सरफेस में इरेगुलरिटी अगर आई तो उसकी वजह से आवाज़ सुनी होगी तुमने, कर्र, कोरोना डिस्चार्ज हो रहा होगा, वहाँ पे होता है कोरोना लॉस। तो ये सारे एसी के डिसएडवांटेज हैं ओवर डीसी। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ हमारा चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट ख़त्म होता है। एंजॉय करो।